Hello viewers, welcome all of you in my YouTube lecture series. Today I am going to explain a poem composed by W.B. Yeats. The title of the poem is The Second Coming. Now directly I come to the point. I am going to recite the first stanza of the poem. You must know that this poem is in syllabus of major English in honors, or in some universities this poem is also taught in PG classes. So this video is for the major English student, honors students, PG and UG student, as well as the candidate who are preparing for NET JRF. They can also see this video and enjoy and get information. One thing more, you must be subscribe my channel to update new videos. This is the poem, The Second Coming. Turning and turning in the widening gyre. You must open the poem. The first line of the poem is that turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falkner. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The ceremony of innocence is drowned. The best lack all convenience. The best lack all convictions, while the rest are full of passionate intensity. Turning and turning in the widening gyre. This poem was composed in 1919 when the world was first just come to an end. And in this world, there were nothing but destruction, blood, non-violence, chaos, clashes. In every sphere of life and every walk of life, this world was full of melancholy, uncertainty, and sadness, politeness, and you can just imagine how was the situation on that time. ये जो पोइम है जिसका टाइटल सेकंड कमिंग है 1919 में W.B. Yeats ने लिखा था. Yeats is one of the greatest poet on his time. Yeats के बारे में फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे, कौन थे क्या थे. अभी सिर्फ हम फर्स्ट पोइम फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं. अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, या नहीं तो फिर आप नेट या कहीं से भी ये पोइम को निकालिए और उस पोइम को देखिए. उसका जो पहला स्टेंजा है जिसमें कह रहा है टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर, ये पोइम इज a perfect example of symbolism and symbols. पूरा पोएम में सिंबल यूज हुआ है. जायर, फाल, फाल्कनर, ये सब अपने आप में इमेज हैं. पोएम की शुरुआत इस तरह से होता है कि पोएट कहता है कि जो आदमी बाज पालता है उस बाज को पालने वाला अपने हाथ में इस तरह से एक तरह का पट्टी बांध कर रखता है और उस पे वो अपने बाज को बैठाता है, और जब वो इंडिकेट करता है या विशेष तरह की आवाज निकालता है तो वो आवाज उसके इस पंजे से उड़ के इस दूर गगन आसमान में चला जाता है, और फिर वो जब स्पेशल आवाज निकालता है तो फिर वो लौट करके आके उसके हाथ पर बैठ जाता है. सेम सिचुएशन जायर होता है. जायर एक लकड़ी का बना हुआ एक तिकोना होता है जिसपे बाज आकर बैठता है, और वो फाल्कनर जो होता है बाज का मालिक उस जायर को, उस तिकोना जिसपे लकड़ी का बना हुआ तिकोना जिसपे आके बाज बैठता है,
उसको जायर कहा गया है। जायर का एक और सेंस है, मिस्टिक वे में W.B. इट्स ने उसको अपने पर्सनल रिसर्च में लिखा था, जिसमें उसने सिविलाइजेशन की बात की थी और कहा था कि हर 2000 साल पे सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। इस चीज को भी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम जो ये जो पहला स्टेंजा है जिसमें कहा गया है कि टर्निंग एंड टर्निंग टू द वाइडनिंग जायर, ये पहला लाइन है इस पोइम का, जिसमें पोइट सीधे सीधी कह रहा है कि एक बाज उड़ाने वाला या बाज पालने वाला या बाज मास्टर, जो बाज का मास्टर है, वो जिस पे बाज बैठता है, जिसको जायर कहते हैं, उसको टर्निंग कर रहा है, घुमा रहा है, बाज को बुला रहा है और बाज आ रहा है, जा रहा है। आगे क्या कर रहा है, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, लेकिन सिचुएशन ऐसा आ गया है कि द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, बाज का मालिक अब चिचिया के रह रहा है, हल्ला करके रह रहा है, आवाज लगा के थक जा रहा है, लेकिन वो बाज अब उस जायर पे आकर बैठने को तैयार नहीं है। टर्निंग एंड द टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, बाज उड़ाने वाला, बाज पकड़ने वाला, जिसपे बाज को बैठाता है, उसको लेके घुमा रहा है, बाज को पुकार रहा है, लेकिन बाज आ नहीं रहा है। वो जो चील है उसको आवाज लगा रहा है, लेकिन वो अपने मालिक के पास आने को तैयार नहीं। थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, चीजें टूट टूट के बिखर रही है। थिंग्स फॉल अपार्ट, अलग अलग चीजें अलग अलग से जगह से टूट रहा है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और जो सेंटर है, जो सभी चीजों को बैलेंस करके रखता है, बीच वाला जो केंद्र है, नाभिक, न्यूक्लियर। जैसे फैमिली में सेंटर क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली, माँ बाप, पेरेंट्स, और माँ बाप या पेरेंट्स जो है वो सेंटर हुआ, और उसके बच्चे और बच्चे के बच्चे और जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब जो है कि ब्रांचेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट, सब टूट टूट के गिर रहा है, फैमिली बिखर रही है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सिंबल का। और ये जो पेरेंट्स है वो सेंटर है और वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, कोई पेड़ है, और उसके सारे शाखाएं, सारी ब्रांचेस, सारी डालियां टूट टूट के गिर रहा है, और बेचारा पेड़ जो सेंटर है, जो जड़ और उसकी तना बीच वाली शाखाएं, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने आप को देख के सिर्फ बेबस बना हुआ है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो वही चीज हो रहा है, सारी चीजें तितर बितर होके गिर रही है, और जो सेंटर है, जो की पॉइंट है, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मेयर एनार्की इज लूज्ड, ऐसा लग रहा है कि एनार्की जो है उसको ढीला छोड़ दिया गया है। एनार्की इज अ पॉलिटिकल टर्म when there is no any law and order, when there is no justice in the society, it is called anarchism। जब समाज में कोई जस्टिस नहीं होता है और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, कोई किसी की बात को नहीं मानता है, मॉरली, स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली, चाहे वो नैतिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, नेचुरल वे में हो, व्यक्तिगत नाते से हो, शासन प्रशासन के नाते से हो, किसी भी तरह से जब कोई किसी की बात को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, जहां पे राइट एंड रॉन्ग की कोई समझ नहीं हो, तो इस सिचुएशन को एनार्किज्म कहा जाता है। और ऐसा लग रहा है कि द एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार पे एनार्की का राज है। अब इसके बाद का जो लाइन है वो बहुत ही रिमार्केबल लाइन है, ध्यान से सुनिए। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब आदमी इनोसेंस हो, एक होता है भोला भाला और एक होता है बेवकूफ। उसी तरह से इनोसेंस का मतलब होता है ए पर्सन
who doesn't have any intention to do wrong. जब आपका इंटेंशन किसी के साथ गलत करने का नहीं हो, आपका इरादा, आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना, आपका मन कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हो, किसी के प्रति कुपित नहीं हो, किसी से आप जेलस नहीं हो, जब आप किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखते हो, नफरत नहीं रखते हो, सर्वधर्म समाए सर्वधर्म सुखाए वाली बातें जब होती है, तो ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है, इसी को सेरेमनी ऑफ इनोसेंस कहा जाता है, कि आदमी छल कपट से दूर होता है। और ये पोजीशन अटेन करना लाइफ में इंसान को इंसान बनाने वाली बात होती है। अगर इंसान को इंसान बनना है तो उसे सेरेमनी ऑफ इनोसेंस को अपने लाइफ में अटेंड करना होगा। आई मीन द पर्सन बिकम कंप्लीट मैन व्हेन ही डजंट हैव एनी इंटेंशन टू डू रॉन्ग विथ एनीवन। अगर आप आपकी इच्छा किसी के साथ गलत करने का नहीं होता है, तब आप जाके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं, एक पूर्ण रूप से मनुष्य बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस धरती पे कितने मनुष्य हैं और कितने पूर्ण रूपेण मनुष्य हैं। हमें तो लगता है कि वी आर लिविंग इन ए ज़ॉम्बी वर्ल्ड। हम एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ कोई भी नियर अबाउट टू बी अ पर्सन, तो दूर की बात, पर्सन और व्यक्ति के बॉर्डर तक नहीं आ पा रहा है। ह्यूमन बीइंग का जो बॉर्डर लाइन है, वहां तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मनुष्य होना तो दूर की बात। तो W.B. येट्स कह रहे हैं कि द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। ये जो इनोसेंस की जो सेरेमनी है, वो उसको डुबा दिया गया है, उसको डुबा डुबा के मार दिया गया। और किस में डुबाया गया है सेरेमनी ऑफ इनोसेंस को? किस में डुबाया गया है? द बेस्ट लैक ऑन कन्विक्शन वाइट द रस्ट अ फूल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। चारों तरफ मार काट मची हुई है, ब्लड ही ब्लड है, खून है, खराबा है, एक्सीडेंट है, खून की नदियां बह रही है। और उस नदियों में इनोसेंस को, मानवता को डुबो दिया गया है। और उसके जगह पे पैशन जन्म ले लिया है, सनक। पैशन और हॉबी में फर्क होता है, पैशन और डिजायर में फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड डिजायर। सनक होना और किसी चीज की चाहत होना, दोनों में अंतर है। तो लोगों को आजकल चाहत नहीं है, डिजायर नहीं है, सनक है। और जब सनक आता है तो वो साइकोपैथ हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, और वो उस सनक में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। और जब सनक सवार होता है तो कहीं ना कहीं वो उस समय मनुष्य तो नहीं होता है। मनुष्य के अलावा कुछ और जरूर हो, डेविल हो, एनिमल हो, सेटन हो, लूसीफर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो नहीं हो सकता। तो ये जो पहला पैराग्राफ, पहला स्टेंजा है इस पोइम का, ये टोटली सिंबल में W.B. येट्स बात कर रहा है। This poem is composed on the time of First World War, when the World War first has come to an end. What was the scenario and what was the condition of people in the world, basically those country who faces the war? Unfortunately, India also took part in the First World War and fought this war with Britishers, with the side of Britishers. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस समय का कंडीशन था, वो आज के कंडीशन से कितना अंतर है। क्या आज भी हम ओबीडियंट हैं? क्या आज हम किसी की बात सुनते हैं? जैसे एक चील का मालिक, एक बाज का मालिक अपने बाज को पुकारता है तो वो आ जाता है और सेंटर सब चीज को संभाल के रखता है। क्या वो आज सच में हो रहा है? क्या आज सेरेमनी ऑफ इनोसेंस बाकी है, या सभी लोग डिप्लोमेटिक हो गए हैं, या सभी लोग जो है कि इनोसेंस नाम की चीज को भूल गया है? द वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, वीडियो लंबा होता जा रहा है। आई हैव टू कम एन इन, मुझे
रुकना होगा। अगर मैं नहीं रुकूंगा तो पता नहीं घंटों भर का वीडियो बन जाएगा। in next video we will final this poem. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।